ठीक। ओके तो सर। जो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। बेसिकली हमने जैसे कि हमने अमाइनो एसिड के चैप्टर्स में हमने बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पढ़े थे ना, कि पोलर, अनपोलर, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। ठीक है। अब वही अमाइनो एसिड है, लेकिन इसके हम मेटाबॉलिज्म करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हमने कवर की है। जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना, वो हमने कवर किए। तो इसमें हम एक किस्म की, आप समझ लेना कि एक किस्म की हमारी रिवीजन हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए ना, ये अमाइनो एसिड्स थे हमारे पास। ठीक है। अब अमाइनो एसिड में हमारे पास जो मोस्ट टिश्यू में अगर मैं बात करूँ, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो बोन हो, चाहे वो कोई भी, मतलब आप जो है ना समझ ले कि कोई भी सेल हो। ठीक है ना, मोस्ट टिश्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे देखें, हमारे पास जो एमाइन होते हैं, अमाइनो ग्रुप होते हैं, इमोनिया होता है, इसको हम लेके जाते हैं लीवर के पास। ठीक है। अब हमने पढ़ा था ना कि पहले जो उधर हमने ग्लूटामेट पढ़ा था, कि अगर ग्लूटामेट है या एस्पार्टेट है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये अमोनिया जो है ना अमाइन ग्रुप उठा के लेके जाए लीवर के पास, तो अगर मैं ग्लूटामेट के साथ अमाइन ग्रुप को ऐड कर देता हूँ, तो मैं ग्लूटामेट को फिर ग्लूटामेट नहीं कहूंगा, फिर मैं इसको ग्लूटामीन कहूंगा। ये बात हमने पहले की थी। ठीक है ना। जिस तरह के एस्पार्टेट था, कि अगर एस्पार्टेट जो है ना अमाइन ग्रुप लेके जाएं, इस पकड़ लें, तो फिर मैं इस एस्पार्टेट को मैं एस्पार्टेट नहीं कहूंगा, मैं इसको एस्परजीन कहूंगा। ये चीजें हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है ना। अब दोबारा वही चीज यहाँ पे आ रही है, कि देखिए मोस्टली टिश्यू की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे हमारे पास ये NH3, ये एमाइन ग्रुप है। ठीक है ना। अब इसको मैंने लेके जाना है, लीवर के पास लेके जाना है। किस तरीके से लेके जाना है? अब ये ग्लूटामेट था ना, तो ग्लूटामेट आएगा, इसको पकड़ेगा, बनेगा ग्लूटामीन। ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा ना, क्योंकि मैंने ग्लूटामीन को बनाया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्लूटामीन सिंथेटेज या सिंथेज नाम दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ग्लूटामीन बनाया। और जब भी आप इसके साथ ग्लूटामेट के साथ एमाइन ग्रुप ऐड कर देते हो, तो फिर ये ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बन जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। क्लियर हो गया। अब ये ग्लूटामीन जो है ना, ये फिर बाहर ब्लड में आएगा। ये ब्लड है आपके पास, ये वाला, ये ब्लड है, इधर लिखा भी है। ठीक है ना, ये ब्लड है। अब ये ग्लूटामीन जो है ना बाहर ब्लड में निकलेगा। ग्लूटामीन फिर इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में फिर वही ग्लूटामीन है, लेकिन यहाँ पे दोबारा उल्टा हो जाएगा। जैसा यहाँ पे ग्लूटामेट था ना, ग्लूटामेट से हमने ग्लूटामीन बना। अब ग्लूटामीन से मैं दोबारा ग्लूटामेट बनाऊंगा, लेकिन कैसे बनाऊंगा? इससे मैंने जो एमाइन ग्रुप मैंने इसके साथ ऐड किया था, वो मैं निकालूंगा। यहाँ पे मैंने निकाल दिया। यहाँ पे क्योंकि मैंने इससे निकाला, इरेज किया है, तो मैं एंजाइम यूज करूंगा ग्लूटामिनेज। ठीक है। ग्लूटामिनेज मैंने एंजाइम यूज किया, उसको मैंने तोड़ा, इसे मैंने अमाइन ग्रुप रिमूव किया, वो मैंने बाहर फेंक दिया इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में ये जो एमाइन है, जिसको अमोनिया भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें NH3, ये NH3 हम ब्लड में इधर पोर्टल सिस्टम में डाल देते हैं, और फिर यहाँ पे हम लीवर में फेंक देते हैं। और यहाँ पे NH3 से हम NH4 बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे NH4 बनाएंगे, यूरिया साइकिल चलाएंगे। अभी यूरिया साइकिल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वहां पे हम करेंगे। और इसी तरीके से यूरिया जो है ना हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देखें, ये वही क्या नाम है इसका, एमाइन है, एमोनिया है, इसको हमने यहाँ पे इधर लेके आया विद द हेल्प ऑफ दिस अमाइनो एसिड। ये ग्लूटामेट था, ग्लूटामीन में कन्वर्ट हुआ, ग्लूटामीन फिर लेके गया। तो बजाय इसके कि हम इधर जो है ना इसके साथ ये ऐड करें, डायरेक्ट ब्लड में क्यों नहीं डाल देते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने हाँ डायरेक्ट ब्लड सर। में डाल दिया है। तो ये बजाय इसके कि हम यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट डाल देते, तो डायरेक्ट लेके जाते हैं। तो ये हमने ऐसा क्यों किया? क्या आप लोगों को पता है? कोई आइडिया है? देखें, मे बी सर, रिसेप्टर की वजह से। नहीं, देखें, अगर ये इमोनिया है और ये बड़ा खतरनाक चीज है, इससे बड़े सारे मसले आ सकते हैं। ठीक है। अब ये हाई हम्म। टॉक्सिक है। आपके ब्रेन जो है ना इसको अगर ये ब्लड में ये इमोनिया इधर हम डालें ना, तो ये
आपके ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाती है, बहुत सारे मतलब हमारे पास मसले आ सकते हैं, टॉक्सिसिटी हो सकती है ना, जिसको कहते हैं इमोनिया, मतलब इमोनिया की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसीलिए जो है ना, अमोनिया आम इंटॉक्सिफिकेशन। सर्कुलेशन में हम नहीं डालते। इस सर्कुलेशन में हमने क्यों डाला, ये पोर्टल ब्लड है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे पास लीवर के पास चला जाता है, ये वाला ब्लड। इसीलिए क्योंकि ये बाहर बाकी टिश्यू में नहीं जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो पोर्टल ब्लड है ना, जीआईटी से लीवर की तरफ हम जाते हो। लीवर में हम क्या करते हैं, लीवर में हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जितने भी हमारे पास टॉक्सिन आते हैं ना, लीवर का काम ये होता है, बहुत सारा काम होता है लीवर का, लेकिन लीवर का काम ये भी है कि हमारे पास जो इमोनिया होता है, जो टॉक्सिन, जो नुकसान देने वाली जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, जो सारी चीजें होती है ना, वो लीवर जो है ना उनको तोड़ फोड़ के बाहर निकाल लेते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास लीवर में होता है। तो खैर है, अगर हम इधर डाल दें ये इमोनिया और ये फिर, क्योंकि ये तो सिर्फ लीवर के पास जाते हैं, लीवर का काम ही यही है डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, लेकिन अगर हम बाहर बगैर और सर्कुलेशन में डालें, तो फिर ये तो और टिश्यू में चला जाता है, ब्रेन में भी चला जा सकता है, बाकी टिश्यू में भी जा सकते हैं, वहां पे तो नुकसान करता है ना। तो इसलिए ये हम नहीं डालते हैं। तो नेचर ने बड़ा बेहतरीन सिस्टम बनाया है इस तरीके से, ठीक है ना। और ये बहुत मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आप गौर से फिर आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सर एक डाउट है मेरा। हम्म। सर जैसे ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बना, फिर वापस से ग्लूटामेट बना दिया, तो हम डायरेक्ट ही ग्लूटामेट ले जाते हैं इंटेस्टाइन में। हाँ, लेकिन ये जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी गुड। असल की पता है क्या है, कि ये जो ग्लूटामेट है हम्म। ये हम डायरेक्टली सर्कुलेशन में नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते। ग्लूटामीन जो है ना, वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इसी वजह से अगर एमाइन में इसके साथ, क्योंकि और कोई चीज है नहीं हमारे पास ताकि ये एमोनिया जो है ना, ये जो एमाइन ग्रुप है, ये लेके जाए लीवर के पास। ये सिर्फ दो ही हमारे पास बंदे कर सकते हैं, वो है अस्पर्जीन और ग्लूटामीन। ये दोनों इस इमोनिया को जिस्म से पकड़ पकड़ के लेके आएंगे, लीवर के पास लेके जाएंगे। इमोनिया वहां पे यूरिया साइकिल चलेगा, यूरिया जो है ना फिर यूरिया की शक्ल में बाहर हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये हमें जरूरी है, ये दो चीजें हमें जरूरी है, ग्लूटामीन और एस्परजीन। एमोनिया को ऐड करेंगे, ग्लूटामीन से फिर ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बन जाएगा, और एस्परजीन से जो है ना हमारे पास, एस्पार्टेट से हमारे पास एस्परजीन बन जाएगा, अगर ये एमोनिया जो है ना वो ऐड करें। समझ आ गया? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये तो हमने मतलब इंटेस्टाइन में हमारे पास ना और भी कुछ बैक्टीरियाज है, ठीक है ना। तो वो भी हमारे पास ये NH3 को प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये फिर जो है ना हम बाहर डाल देते हैं और लीवर के पास चला जाता है। तो जिसके आप देखते हैं ना कि बहुत सारे पेशेंट, इमोनिया के जो पेशेंट हैं ना, ये आप लोगों को बहुत आप देखेंगे आगे आप हॉस्पिटल वगैरह में। तो कहते हैं ना कि अगर इमोनिया ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो हमारे पास हम क्या कर देते हैं, इसके लिए कुछ ड्रग्स भी आते हैं हमारे पास, मैं नाम भूल गया हूँ, वो भी हम दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा बैक्टीरिया ज्यादा इमोनिया प्रोड्यूस कर देते हैं ना, तो उसके लिए हम लेक्टोलोज दे देते हैं। वो क्या कर देते हैं कि वो लेक्टोलोज एक दवाई है, वो जाके हमारे पास जो बैक्टीरिया है ना, उसको मार देते हैं। वो बैक्टीरिया मर जाता है, इमोनिया प्रोड्यूस नहीं होती, इमोनिया प्रोड्यूस नहीं होती, इमोनिया का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। एक और भी ड्रग है जिसमें हमारे पास जो एमोनिया है ना, वो हम NH3 से NH4 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये NH3 है ना, इसको हम NH4 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर वो नुकसान नहीं करता है। उसके लिए हमारे पास एक और भी दवाई है, दवाई का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन खैर ये मैं बाद में आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो वो NH3 को NH4 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अब ये तो हमने इंटेस्टाइन और मोस्ट टिश्यू में हमने बात की। अगर मैं किडनी की बात करूं, तो ये थोड़े में अमाउंट पे ये जो ग्लूटामीन है ना, ये किडनी के पास भी चला जाता है, और ये दोबारा वही सीन उल्टा हो जाता है, ग्लूटामीन से ग्लूटामेट बन जाता है, NH3 बाहर निकलता है। किडनी में हाइड्रोजन वहां पे मौजूद होता है, वो हाइड्रोजन NH3 के साथ मिल जाते हैं, NH4 NH4 मिलके बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है,
तो हमारे पास थोड़े में मतलब अमाउंट पे हमारे पास ये जो ग्लूटामीन है ना वो किडनी के पास भी चला जाता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट पे हमारे पास इसी तरीके से लीवर के पास चला जाएगा और फिर हम यूरिया साइकिल चलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक यूरिया साइकिल है, वहां पे मैं हम करेंगे ये कि किस तरह हम यूरिया साइकिल करते हैं, ठीक है। और तो ये हमारे पास इंटेस्टाइन और मोस्टली टिश्यू और किडनी के मैंने बात की। अगर मैं मसल की मैं बात करूं, मसल की, क्योंकि मसल में हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन जब हमने कहा ना कि हमारे पास जो मसल है उसके ग्लाइकोजन है वो अपने लिए यूज कर देता है, और वो फिर जो है ना अमाइनो एसिड जो है ना वो बेच देते हैं लीवर के पास। हमने ये कहा था ना, तो ये वही अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो देखें अमाइनो एसिड आप बेच देते हैं तो लीवर उसे ग्लूकोज बना देता था, वो याद है वो वाला। और यहाँ पे हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड है ये आएगा अपना अमाइन ग्रुप किसको देगा, इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट को देगा। अमाइनो एसिड से मैंने अमाइन ग्रुप निकाला, मैंने अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दिया। और अमाइनो एसिड से जिस तरह जैसे मैंने अमाइनो ग्रुप निकाला तो अमाइनो एसिड अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया। वो अमाइन ग्रुप मैंने अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दिया और अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है ना वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए यहाँ पे विटामिन B6 का होना जरूरी है, ये कोफैक्टर। तो B6 का होना जरूरी, B6 नहीं है तो ये काम नहीं होगा। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है, एंजाइम का नाम है अमाइनो ट्रांसफेरेज, क्योंकि मैंने अमाइन ग्रुप को यहाँ से ट्रांसफर किया इधर, वो उसमें कन्वर्ट हो गया। जब मैंने इसको दे दिया अल्फा कीटोग्लूटारेट को तो अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। थोड़ा सा मतलब वो है, दोबारा मैं बता देता हूँ। देखिए अमाइनो एसिड आया, उसके साथ अमाइन ग्रुप था, अमाइन ग्रुप मैंने इस अमाइनो एसिड से निकाला, मैंने अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दे दिया। अमाइनो एसिड जो है ना, जैसे मैंने इससे अमाइन ग्रुप निकाला, पीछे वो इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने इससे अमाइन ग्रुप निकाला। वो अमाइन ग्रुप मैंने किसको दे दिया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को। जैसे मैंने अमाइन ग्रुप मैंने अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दे दिया है तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। अब वही अमाइन ग्रुप अभी ग्लूटामेट से मैं पायरुवेट को दूंगा, और पायरुवेट से जो है ना वो पायरुवेट एलानिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एलानिन फिर आगे जाके लीवर में चला जाता है। ये वही चीज है, एलानिन लीवर में आ गया। तो यहाँ पे B6 यूज होगा एज अ कोफैक्टर का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो है एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, क्योंकि मैंने जो अमाइनो ग्रुप था वो मैंने एलानिन के ऊपर ट्रांसफर किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे एंजाइम का नाम भी यही रखूंगा, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। ठीक हो गया। अब ये एलानिन जो है ना, अब ये अमाइनो ग्रुप इसने पकड़ लिया, ब्लड में आया, ब्लड से लीवर के पास चला गया, लीवर में ये पहुंच गया। अब ये जो अमाइन ग्रुप है ना ये दोबारा इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट को देगा, ठीक है। एलानिन दोबारा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, जिस तरह यहाँ पे था ना, ये सारा सीन उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो एलानिन ने अपना अमाइन ग्रुप किसको दे दिया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दिया। अल्फा कीटो ग्लूटारेट को जैसे दिया तो एलानिन जो है ना वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया और अल्फा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसने अपना अमाइन ग्रुप यहाँ पे NAD और ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज था, ठीक है ना, यहाँ पे किया। और ये जो अमाइन ग्रुप था तो यहाँ पे हमारे पास पहुंच गया। अब यहाँ पे हमारे पास यूरिया साइकिल चलेगी, यूरिया बनेगा और ये आगे से ये आगे हम करेंगे ये वाला सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको आप खैर है आप सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने मसल से अमाइन ग्रुप किस तरीके से लेके आया और किस तरह यहाँ पे डाला है। ठीक हो गया। अब लीवर के अंदर भी हमारे पास अमोनिया बनता है, तो वो अमाइनो एसिड जो लीवर के अंदर है, सेम सीन चलेगा जहां पे जिस तरीके से हमने यहाँ पे चला है, वही एग्जैक्ट वही सीन है। अमाइन ग्रुप ने अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दिया, अमाइनो अमाइनो एसिड ने अपना अमाइन ग्रुप किसको दे दिया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दिया। ये अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और जैसे अमाइन ग्रुप हमने अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दिया तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट में। यहाँ पे हमारे पास B6 का होना जरूरी है, वहां पे भी अमाइनो ट्रांसफेरेज था, यहाँ पे भी अमाइनो ट्रांसफेरेज है, ये देखे ना, सेम यही चीज जो है ना यहाँ पे भी चला, मैकेनिज्म तकरीबन सेम, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हमने अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दिया, ग्लूटामेट मेट में कन्वर्ट हो गया। ग्लूटामेट जो है ना इसने हमने ऑक्सिलोएसिटेट को दिया, ऑक्सिलोएसिटेट से हमने जो है ना एस्पार्टेट, और फिर ये एस्पार्टेट लेके आया अमोनिया ग्रुप और ये यूरिया साइकिल में चला। तो यहाँ पे हमारे पास एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज
है और ये अमाइनो ट्रांसफेरेज है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है ना कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम बहुत ज्यादा है। तो ये जो है ना हमारे पास ये जो ग्लूटामीन सिंथेज है मोस्टली टिश्यू में ज्यादातर हमारे पास ये वाला एंजाइम होता है, लेकिन हमारे पास किडनी में भी ग्लूटामिनेज और ये यहाँ पे इंटेस्टाइन में ये ज्यादा मोस्ट कॉमन एंजाइम आपके पास इंटेस्टाइन में ग्लूटामिनेज और किडनी में भी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है ना कि मैं कुछ एंजाइम्स के बारे में मैं बता दूं। आप लोगों ने ना एलएफटीज एक टेस्ट आता है, लोग करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि हम एएलटी और एएसटी का जो रेशियो है ना वो हम देखते हैं। ठीक है ना, तो अब एएसटी का जो है ना पुराने जमाने में हम एएसटी को जीओटी कह देते हैं। आजकल भी अगर आप देखें ना लैब टेस्ट देखें तो उसमें अभी भी लोग लिखते हैं जीओटी, क्योंकि ये अब नया नाम जो है ना इसका एएसटी है। एएलटी और एएसटी देखते हैं, जिसको हेपेटाइटिस होता है तो उसका हम एएसटी और एएलटी का जो रेशियो है ना वो हम देखते हैं। तो अगर ये 60-70 नॉर्मल है, तकरीबन 50 to 70 60 ये नॉर्मल होता है। इससे ज्यादा होता है, अब किसी को हेपेटाइटिस सी या बी या ए वट एवर हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन होता है ना, तो इससे हमें पता लग जाता है। एक तो हम एंटीबॉडीज भी देखते हैं, लेकिन अगर हम एएसटी और एएलटी का रेशियो देखें ना तो ये तकरीबन 900 1000 तक पहुंच जाता है। 900 एंड 1000 तक पहुंच जाते हैं। तो हमें पता होता है कि अब लीवर का जो सेल्स है ना वो हमारे पास क्या है, डिमेज हो गए, तो ये एंजाइम बाहर निकलते हैं। तो ये वही है ना, ये जो एएसटी है अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, इसको मैं एएसटी कहता हूँ। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म एएसटी। और एक है एएलटी, जिसको जो है ना जीपीटी, इसका पुराना नाम क्या था, जीओटी। जीओटी आजकल भी लैब में ये भी आप लोगों को नजर आएंगे, लेकिन ज्यादातर एएसटी वो आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास एएलटी है। एएलटी का मतलब है एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, ये इधर गया एलानिन, ये वाला, ये एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, यहाँ पे भी एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, इसको मैं कहता हूँ एएलटी। ठीक है ना, पुराना नाम था इसका जीपीटी। ठीक है, तो देखिए ये एएसटी और जीओटी और जीपीटी और जीओटी पुराने नाम, एएलटी एएसटी ये नए नाम है। ठीक है, तो ये आप लोगों मतलब हम एलएफटीज जब करते हैं तो हम इसके रूट्स देखते हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि लीवर का जो सेल्स है ना वो डैमेज हो गए, बाहर निकल आते हैं, ब्लड में हमें नजर आ जाते हैं। तो ये हम क्लिनिकली यूज कर देते हैं। अगर आपका मसल भी, अब ये जो एएलटी है ना ये एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, ये हमारे पास मसल में भी है। सही है, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, लेकिन ज्यादातर हम एएसटी से हमें पता लग जाता है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को मतलब थोड़ा सा वो था, अहम चीजें थी कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अच्छा जी, तो ये था हमारे पास मतलब अमाइनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है ना वो हम किस तरह करते हैं। जितने भी अमाइनो एसिड्स के वो होते हैं वो हमने कर लिए। मोस्ट टिश्यू में किस तरह किए हमने, इंटेस्टाइन में किस तरह किए। इसके अलावा जो है ना मसल्स में, फिर लीवर में यूरिया साइकिल। अब ये जो यूरिया साइकिल है ना ये किस तरह चलते हैं, ये अब हम करेंगे। ये यूरिया साइकिल इन द लीवर, ये वाला। ठीक है, अब ये जो यूरिया साइकिल है ना इस पे हमारे पास ना दो एटीपी यूज होती है। इसके लिए दो एटीपी मतलब ये, अब यूरिया साइकिल जो है ना इसको हम बाहर निकाल, यूरिया को बाहर निकालते हैं, लेकिन इस पे भी हमारे एनर्जी लगती है। ठीक है ना, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के कि यूरिया साइकिल पे एनर्जी लगती है कि नहीं लगती है। तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ लगती है। ठीक है, अब देखें ना हेपेटोसाइट है, लिवर सेल है। ठीक है ना, तो और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास हमें ये बताए कि ये जो यूरिया साइकिल है आप हेपेटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो ये दोनों में होता है। कुछ पार्ट जो है ना वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कुछ पार्ट जो है ना वो साइटोप्लाज्म में होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आ सकता है कि वो कौन सा यूरिया साइकिल का इंटरमीडिएट है कि वो जाके हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, तो वो है सिट्रोलिन। ये क्वेश्चन वैसे आया था हमारा, मेरे एग्जाम में आया था जब मैं हम एग्जाम दे रहे थे पाकिस्तान का। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे आया था हमारा
कि यूरिया साइकिल का वो कौन सा इंटरमीडिएट है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है और साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो उसमें ये सारी चीजें दी थी, ये आर्निथीन भी दिया था, ये सिट्रोलिन भी दिया था, अर्जिनोसेक्सिनेट भी दिया, ये सारी चीजें दिए थे, लेकिन उसमें एक ये सिट्रोलिन भी था। ठीक है ना। तो वहां पे फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार यूरासाइकिल में तो ये भी था, ये आर्निथीन भी था, ये भी था, ये भी था। तो बंदा फिर भूल जाते। तो ये आप लोगों को वैसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। देखिए ये वही NH4 है, क्योंकि हमने पीछे कहा ना कि इस NH3 को हम NH4 में कन्वर्ट कर दे, ये NH3 भी हम यहाँ पे NH4 में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर यूरिया साइकिल चलाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो ये वही NH4 है जो ऊपर हमने ये यहाँ पे किया। ठीक है ना। NH3 बना, NH3 इधर लेके आए, NH3 से हमने NH4 बनाया, NH4 यूरिया साइकिल में डाल देते हैं, तो ये वही NH4 है। सही है। प्लस HCO3 और 2 ATP ये यूज होंगे, ये जो 2 ATP है ना, ये यहाँ पे यूज होंगे। अब ये यहाँ से इन सब कुल मिला के इससे हम कार्बामाइल फास्फेट बनाएंगे। एंजाइम यूज होगा कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज 1। एक और एंजाइम है जिसका नाम है कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज 2। यहाँ पे है कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज 1। ये जो 1 है ये यूरिया साइकिल में यूज हो रही है, जो 2 है वो हम पैरामाइडिन सिंथेसिस में नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है ये मेटाबॉलिज्म का, उसमें हम करेंगे। वहां पे कार्बामाइल फास्फेट सिंथेस 2 है, वहां पे भी हमारे पास कार्बामाइल फास्फेट ही बनता है, लेकिन यहाँ पे 1 है, वहां पे 2 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास ना भी हम एबनॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे ना एंजाइम की, कि अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो तो फिर ये जो कार्बामाइल फास्फेट है नहीं इंक्रीज हो जाते हैं, तो फिर इसके लिए रास्ता नहीं मिलता है, तो फिर ये निकल जाता है पैरामाइडिन सिंथेसिस में। तो वहां पे फिर रोटिक एसिड बनती है और रोटिक एसिडूरिया होता है। ठीक है ना। तो उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले हम नॉर्मल की तरफ चला जाते हैं कि नॉर्मल किस तरह हमारे पास होता है। सही है। तो कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज 1 एंजाइम आएगा, इसका इससे हम कार्बामाइल फास्फेट बनाएंगे। इसके लिए ओब्लाइगेटरी एक चीज आएगा, वो इसको स्टिमुलेट करेगा। अब ये जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट है ना, ये आके इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा और फिर ये जो है ना आगे निकल आ जाएगा। अब इन एसिटाइल ग्लूटामेट कहाँ से आता है? ये जब आप हाई प्रोटीन मील खाते हो, हाई प्रोटीन मील खाते हो ना, हाई प्रोटीन मील, तो उसमें ये हमारे पास उधर से ये आता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। ये वैसे ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट है ये कहाँ से आता है, तो आप लोगों ने बताना है कि ये हाई प्रोटीन मील से आते हैं। दूसरी बात ये है कि ये ओब्लाइगेटरी हमारे पास जो कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज 1 है उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, जाके इसको स्टिमुलेट कर देता है। ये जाके स्टिमुलेट होगा और हमारे पास फिर ये जो यूरिया साइकिल है ये वाला पाथवे हमारे पास चलेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है ना कार्बामाइल फास्फेट से फास्फेट बना। अब इससे मैं आर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज एक एंजाइम है, इससे मैं सिट्रुलिन बनाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर मैं ये आर्निथीन को जो है ना ट्रांसफर करूंगा। ठीक है ना। और ये इधर आके इसके साथ मिलेगा, इन दोनों से फिर हमारे पास सिट्रुलिन बनेगा। अब ये सिट्रुलिन फिर माइटोकॉन्ड्रिया से निकलेगा, हेपेटोसाइट हेपेटिक सेल से, लिवर सेल से निकलेगा, सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया उससे निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। तो ये देखिए साइटोप्लाज्म में वही सिट्रुलिन आया। इधर हमने एस्पार्टेट इसके साथ ऐड किया, ATP हमने थोड़ी सी यूज की यहाँ पे, तो सिट्रुलिन के साथ इधर हमने एस्पार्टेट और ATP यूज किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो नतीजे में जो चीज बनी उसको मैंने अर्जिनोसेक्सिनेट कहा। एंजाइम का नाम भी मैंने वही दिया, अर्जिनोसेक्सिनेट सिंथेटेज, क्योंकि मैंने ये चीज बनाया, अर्जिनोसेक्सिनेट बनाया, तो एंजाइम का नाम भी मैंने वही दिया। अब इधर से मैं वो जो फ्यूमरेट है ना, अर्जिनोसेक्सिनेट से मैं फ्यूमरेट को निकालूंगा। ठीक है। और अर्जिनोसेक्सिनेट लाएज आएगा, इसको तोड़ेगा। जब इसको तोड़ेगा फ्यूमरेट निकलेगा, पीछे जो चीज रहेगी उसको मैं अर्जिनिन कहूंगा। अब अर्जिनिन है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यूरिया निकलेगा।
यूरिया निकलेगा, अर्जिनेज एंजाइम आएगा और यूरिया बाहर निकल गया। अब ये पीछे जो चीज रह गई अर्जिनिन से, अगर आप यूरिया बाहर निकाल लेते हो तो उसको हम आर्निथिन कहेंगे, और ये आर्निथिन दोबारा साइटोप्लाज्म से निकलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, और वहां पे दोबारा ये सीन इसी तरीके से ये साइकिल चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि हमारे पास, हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो यूरिया है, यूरिया का प्रिकर्सर क्या है, अर्जिनिन है। तो हमने कहा था कि अर्जिनिन जो है ना ये यूरिया का प्रिकर्सर है, क्योंकि ये यूरिया इस लेके जाएगा, इससे हम यूरिया निकालेंगे, पीछे जो चीज रहेगी उसको हम अर्निथिन कहेंगे। अर्जिनेज एंजाइम आएगा, क्योंकि ये एंजाइम इसको तोड़ेगा, यूरिया बाहर निकालेगा, पीछे जो चीज रहेगी उसको हम अर्निथिन कहेंगे। अर्निथिन साइटोप्लाज्म से निकल दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा, और हमारे पास यूरिया जो है ना वो बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपने, आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है ना कि हमारे पास ना अब मैं एबनॉर्मेलिटीज की तरफ आ जाता हूँ। एबनॉर्मेलिटीज ये है ना कि द मोस्ट कॉमन एंजाइम अगर यूरिया साइकिल में हम देखें ना तो वो है ये आर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। ठीक है ना, ये इस एंजाइम की मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी है। इसकी भी डिफिशियंसी आ सकती है, कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज 1। ठीक है ना, इसकी भी डिफिशियंसी है, इसकी भी डिफिशियंसी है, लेकिन मोस्ट कॉमन इसकी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो ये दोनों एंजाइम दे दो, वो आप लोगों से पूछे कि मोस्ट कॉमन एंजाइम की कौन सी डिफिशियंसी है, तो वो है आर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। ठीक है ना, इस एंजाइम की मोस्ट कॉमन, ये एग्जाम क्वेश्चन है। दूसरी बात ये ना कि अगर इसकी डिफिशियंसी आ जाए तो ये जो कार्बामाइल फास्फेट है ना ये पीछे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे मैं पायरामाइडिन सिंथेसिस जब हम करेंगे ना तो वहां पे मैं आप लोगों को दोबारा ये रिवाइज करवाऊंगा। ये जो जगह है यहाँ पे मैं दोबारा आपको रिवाइंड करवाऊंगा कि वहां पे हमने कहा था ना कि कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर आप ये आर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज एंजाइम काम नहीं करेगा, पीछे से ये कार्बामाइल फास्फेट बनेगा, तो अब इसको तो रास्ता नहीं मिल रहा है, ये क्या करेगा, ये अपने लिए एक रास्ता ढूंढेगा और ये पायरामाइडिन सिंथेसिस में घुस जाएगा, ये कार्बामाइल फास्फेट। और वहां पे हम ओरोटिक एसिड बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं, नेक्स्ट हम पायरामाइडिन सिंथेसिस में करेंगे कि हम ओरोटिक एसिड किस तरह बनाते हैं। ठीक है ना, और उसी वजह से फिर ओरोटिक एसिडूरिया होता है। अब बहुत ज्यादा कार्बामाइल फास्फेट इधर भी बनेगा, वो वाला पाथवे भी बहुत ज्यादा चलेगा, पायरामाइडिन सिंथेसिस वाला पाथवे चलेगा। जब वो चलेगा यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जाके पैरामाइडिन सिंथेसिस में घुस जाएगा, वहां पे ओरोटिक एसिड हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, मोर ओरोटिक एसिड, मोर ओरोटिक एसिड, तो ओरोटिक एसिडूरिया हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है ना कि अगर ये रास्ता बंद तो फिर ये भी बंद हो जाएगा, तो पीछे से जो NH4 है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, आपके ब्लड में आपके पास NH4 बहुत ज्यादा आ जाएगा। जब बहुत ज्यादा आ जाएगा तो हम कहेंगे कि NH4 जो है ना वो इंक्रीज हो गया है। ये नेक्स्ट टेबल आप देखें ना, आर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की मैं अगर बात करूं तो ये देखें ना, NH4 इंक्रीज हो गया, हाइपर एमोनीमिया हो गया है, क्योंकि ये जब ब्लड में आ जाए ना तो ये इमोनिया है ना, तो इसलिए मैं कहूंगा कि हाइपर एमोनीमिया। ब्लड ग्लूटामीन जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। वो ब्लड ग्लूटामीन क्यों इंक्रीज हो जाएगा, वो इसलिए इंक्रीज होगा, पीछे हमने पढ़ा, क्योंकि ग्लूटामीन का काम ये है ना कि वो इधर लेके आए। अब ये वाला रास्ता इधर बंद हो गया है, तो पीछे से ये इकामुलेट यहाँ पे ये इकामुलेट, तो ब्लड में आपके पास जो ग्लूटामीन है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखें, तो ब्लड में ग्लूटामीन हमारे पास इंक्रीज हो गया है। ठीक है ना। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन जो है ना वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, और इसके साथ जो है ना ओरोटिक एसिडूरिया होगा, ओरोटिक एसिडूरिया, ये बहुत अहम है। अब इन दोनों बीमारियों में, इस एंजाइम की डिफिशियंसी में और इस एंजाइम की डिफिशियंसी में, ये इन दोनों में फर्क यही है, बाकी सारे साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंटेशन सेम आएंगे आपको। देखिए ना, इसमें भी ये सेम है, इसमें भी ये सेम है, इसमें भी ब्लड यूरिन नाइट्रोजन डिक्रीज है, क्योंकि ये लीवर का मसला है, ये किडनी का मसला नहीं। अगर किडनी में मसला हो ना तो हमारे पास फिर बन जो है ना ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और ये इंक्रीज हो जाती है, ये हम किडनी में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि तो ये लीवर का मसला है, किडनी का तो कोई मसला नहीं है, तो इसलिए बन जो है ना हमारे पास डिक्रीज होगा। इसमें नो ओरोटिक एसिडूरिया होगा, इसमें ओरोटिक एसिडूरिया होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो हमारे पास ये वाला एंजाइम नहीं है, ये आगे फिर रास्ता निकालेगा, पैरामाइडिन सिंथेसिस वाले पाथवे में चला जाएगा, उधर भी कार्बामाइल फास्फेट हम बनाते हैं और कार्बामाइल फास्फेट से हम ओरोटिक एसिड बना देते हैं, ओरोटिक एसिड बनेगा, ओरोटिक एसिडूरिया होगा।
ठीक है। अब इसमें क्यों ओरोटिक एसिडूरिया नहीं होगा कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज 1 में, इसमें ओरोटिक एसिडूरिया क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एंजाइम है ही नहीं, तो ये कार्बामाइल फास्फेट बनेगा नहीं। जब कार्बामाइल फास्फेट बनेगा नहीं तो हम कार्बामाइल फास्फेट से ओरोटिक एसिड बनाते थे ना। तो अब कार्बामाइल फास्फेट बनता नहीं है तो ओरोटिक एसिड होगा ही नहीं, तो जब ओरोटिक एसिड होगा ही नहीं तो ओरोटिक एसिडूरिया होगा ही नहीं। ठीक है। तो देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, नो एरोटिक एसिडोरिया। बाकी सारे सेरेब्रल इडीमा होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि ये आपके ब्लड में ये NH4 ज्यादा होगा, ब्लड में इधर उधर भागेगा, ब्रेन के पास चला जाएगा, पानी खींच जाएगा, सेरेब्रल इडीमा होगा। ये आपके ब्रेन को डिमेज कर देते हैं, इसी वजह से लेथार्जी होगी, कन्वर्जन होगी और कोमा, लास्ट में फिर कोमा, और फिर बंदा जो है ना वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, डेथ। ठीक हो गया। तो देखिए ये हमारे पास ना यूरिया साइकिल की जो है ना हमारे पास वो थी एंजाइमेटिक डिफिशियंसी। अगर एंजाइम की डिफिशियंसी आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये सारे, अब इसको हम कहेंगे आर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज और कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज, इन ये दोनों जेनेटिक डिफिशियंसी है, सही है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, OTC, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसके लिए जो मैंने नाम रखा था वो था वो OTC। तो ये उससे याद रखो कि ये मोस्ट कॉमन है, OTC आउट द काउंटर जो मेडिसिन मिलती है ना, कॉमनली मिलती है, जैसे कि पैरासीटामोल है, जो एंटी एलर्जिक है, जैसे कि बहुत सारे जो आउट द काउंटर दवाई मेडिसिन मिलती है उसको हम कहते हैं ना OTC। तो इसी से मैंने थोड़ा सा याद किया था अपने जुगाड़ के लिए कि इसको मैंने OTC का नाम दिया था, और नितिन ट्रांसकार्बामाइलेज, और ये वो दवाई है बहुत कॉमन मिलती है, तो ये भी मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी है। ठीक है। इसके अलावा जो है ना यूरिएट में और यूरिया में, इन दोनों में क्या फर्क है? आप लोगों को पता है कि जो यूरिया है और यूरिएट है, दोनों का आप टोन देखे ना तो साउंड सेम है, सिमिलर है। फर्क क्या है? यूरिया यही है, यूरेट जो है ना वो हमारे पास यूरिक एसिड है। जब हम प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे प्यूरिन और पैरामाइडिन सिंथेसिस में, वहां पे हमारे पास यूरिक एसिड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से गाउट होती है। गाउट एक बीमारी है जॉइंट्स और इन चीजों की, आगे हम पढ़ेंगे। गाउट की बीमारी में भी एक्सप्लेन करूंगा, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए फिर हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने मटन्स और ये जो गोश्त वगैरह ये ज्यादा नहीं खाने जिसमें यूरिक एसिड हो, जिसमें सेल बहुत ज्यादा टूटते हैं, तो वो चीजें हमने नहीं करनी है। तो वो आगे हम करेंगे। तो जो यूरेट है ना ये हमारे पास यूरिक एसिड है, एट आया है ना, मैंने कहा है ना आप लोगों को कि जब भी किसी लफ्ज के आखिर में एट आ जाए इसका मतलब होता है एसिड। तो यूरेट आया है ना तो इसका मतलब है ये यूरिक एसिड है। यूरिया है तो ये है इमोनिया, ये हमने जो किया है, यूरिया बाहर इधर निकलेगा। और फिर ठीक है। तो ये हमारे पास आज के लिए इतना, मैं कहता हूँ कि काफी है, और बाकी जो है ना कल कर लेंगे। ठीक हो गया।